Hi students, welcome to the channel of IIT Manthan. Let's continue with atomic structure. आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस करेंगे. थियरी मोस्ट ऑफ द पार्ट हमने कवर कर लिया है. नाउ ये क्वेश्चन देखो एक बार. व्हाट आई वांट यू टू डू इज, पहले क्वेश्चन पढ़ो, एक बार खुद से ट्राई करो उसे करने का, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना. ठीक है, अगर नहीं भी हो रहा, कुछ समझ नहीं भी आ रहा, फिर भी कुछ टाइम स्पेंड करो क्वेश्चन के साथ. कोशिश करो सोचने की कि कौन से कॉन्सेप्ट से उठाया हुआ है क्वेश्चन, और इसके सिमिलर क्वेश्चन कोई पिछला किया है तो वो देखो, उसको याद करो, और उसके बाद अगर फिर भी नहीं हो रहा उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज लैम्डा नॉट एंड लैम्डा. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात कर रहा है, तो कहाँ पे दिमाग जाएगा? ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से है क्वेश्चन. इंसिडेंट लाइट, तो ये है जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी? फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी hc बाय लैम्डा नॉट, करेक्ट. और इंसिडेंट लाइट जो आ रही है एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी बोल सकते हैं उसको हम. इंसिडेंट वेवलेंथ की एनर्जी कितनी है? जो एनर्जी पड़ रही है, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता था, एक न्यूक्लियस था, एक इलेक्ट्रॉन था जो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है. कोई लैम्डा वेवलेंथ की कोई लाइट आई और इस पे गिरी. अगर तो ये इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है तो फिर ये बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉन कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ, राइट. तो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा अगर इसकी एनर्जी है तभी निकलेगा. तो इंसिडेंट एनर्जी कितनी होगी? hc बाय लैम्डा, राइट. इतनी एनर्जी गिरी इसके ऊपर, इतनी इसकी इंसिडेंट एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी थी. तो वेलोसिटी पूछ रहा है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है. तो hc अपॉन लैम्डा, इतनी एनर्जी गिरी, उसमें से कुछ तो लगी उसको छुड़ाने में, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और जो बची वो क्या थी? काइनेटिक एनर्जी थी, करेक्ट. तो इसको सॉल्व करेंगे, ये वहाँ इस साइड जाएगा, हाफ mv² इज इक्वल टू hc 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट. इसके बाद mv² इज इक्वल टू 2hc लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा लैम्डा नॉट, राइट. और सिर्फ वेलोसिटी पूछ रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा टर्म आ जाएगा. ऑल्दो क्वेश्चन सिंपल सा था, बस ये फॉर्मूला आना चाहिए था. इज इक्वल टू 2hc लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा लैम्डा नॉट, और मास भी इधर गया, होल की पावर हाफ, राइट. तो ये आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ऑल्दो दिखने में कॉम्प्लेक्स है, फॉर्मूला तो एक सिंपल सा था इसका. Moving on to question number 2. How many electrons in an atom can have n equal to 3 and l is equal to 2? Correct. तो इसका मतलब क्या है? प्रिंसिपल शेल की बात कर रहा है ये, प्राइमरी शेल की बात कर रहा है ये. उसकी वैल्यू क्या है? n is equal to 3 और l is equal to 2. तो मतलब इसका क्या है? n is equal to 3 और l की वैल्यू क्या है? l की वैल्यू याद करो क्या होती है? s के लिए 0, p के लिए 1 और d के लिए 2 होती है. तो इसका मतलब ये 3d की बात कर रहा है. और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? देखो s में 2 आ सकते हैं, p में 6 और d में 10. क्यों? d में कितने डिब्बे होते हैं याद करो? 5 होते हैं. तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10 आ सकते हैं, हर डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन. तो a पार्ट का आंसर क्या हो गया? 10. नाउ मूविंग ऑन टू पार्ट b. कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं जिनकी ये कॉन्फ़िगरेशन हो? तो भाई सबसे पहली बात तो कौन सा रूल याद करो? पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल याद करो कि 4 क्वांटम नंबर्स चारों सेम नहीं हो सकते किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के. तो यानी यूनिक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो आंसर आना चाहिए 1. अगर ये एक्यूरेट हो तो ठीक है, एक्यूरेसी चेक कर लो बस, ऐसा ना हो कि पॉसिबल ही ना हो. अगर ये तो पॉसिबल है तो
तो 4 क्वांटम नंबर एक ही इलेक्ट्रॉन के होंगे, 2 के कभी हो ही नहीं सकते हैं। एक्यूरेसी चेक कर लेते हैं। n इज इक्वल टू 4, ये क्या है, d है। 4d में क्या क्या होते हैं, -2 -1 0 1 2, ये -2 होता है। अगर -3 होता है यहाँ पे तो क्या लिखते हैं हम, आंसर आता बी पार्ट का 0, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्यों, d के अंदर -2 से 2 वैल्यू हो सकती है m की, करेक्ट। तो 4d की बात कर रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है इसमें जिसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, या 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू जिसकी ये हो। क्वेश्चन नंबर 3, बाल्मर गेव एन इक्वेशन। देखो बाल्मर के नाम से क्या याद आएगा, सारी सीरीज याद करो, लाइमन बाल्मर। बाल्मर कौन सा था, जब n1 इज इक्वल टू 2 फिक्स हो, राइट। कोई भी इलेक्ट्रॉन छलांग मार रहा हो ऊपर वाले शेल से n इज इक्वल टू 2 में, राइट। इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वैल्यू ऑफ k, ठीक है। तो बाल्मर कब होगा, ये कोई भी सीरीज का क्वेश्चन हो पहले तो फिर ये रिडबर्ग्स कांस्टेंट वाला फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, RZ² 1/n1² माइनस 1/n2², करेक्ट। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है तो ये एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 1 हो गया। इसको हम हटा भी सकते हैं, ये बन गया R, ठीक है। Z हटा दिया, Z² हटा दिया तो फिर ये R बन गया। अब क्योंकि ये बाल्मर है, बाल्मर में एक चीज़ फिक्स हो जाती है, n1 इज इक्वल टू 2। तो जो इलेक्ट्रॉन छलांग मार रहा है वो ऊपर वाले शेल से किस में मार रहा है, n1 इज इक्वल टू 2 में मार रहा है, ठीक है। तो ये तो 2 आ गया, ये 2 आ गया, इसको n रखो। और ये पूछ रहा है कि जो लैम्डा यहाँ से निकलेगा उसको इस फॉर्म में अगर हम लाएं तो k की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट करो, 1/λ इज इक्वल टू R 4, 2 का n1 की वैल्यू पुट कर दी है, 1/n², करेक्ट। ऐसा ऐसा कुछ आएगा जब लैम्डा, तब हम कंपेयर करेंगे। तो 1/λ इज इक्वल टू R n² माइनस 4/4n²। इसको उल्टा कर दो, लैम्डा इज इक्वल टू 4n² R नीचे रह गया, n² माइनस 4। तो अगर इसको कंपेयर करें हम, बिल्कुल ये चीज़ तो वैसी की वैसी है, n² यहाँ भी है, यहाँ भी है, n² माइनस 4 इधर भी है, इधर भी है। क्या चीज़ नहीं है, 4/R। तो k की वैल्यू क्या आएगी इन टर्म्स ऑफ R इज 4/R। k की वैल्यू है इस फॉर्मूले में 4/R, क्योंकि अगर इसको 4/R लिख दें तो यही बन गया, और यही हमने निकाला है। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच मे हैव m की वैल्यू +1 और स्पिन की वैल्यू +½ किसमें, क्रोमियम में। तो सबसे पहले तो हमें क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। तो पीरियोडिक टेबल में चेक करो, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, हाँ। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, है ना। यहाँ तक कितने होंगे, यहाँ तक 20 हो गए होंगे, 4 10 12 18 सॉरी 18 और 6 24। तो ये कॉन्फ़िगरेशन पता होनी ज़रूरी है, उसके बाद ही क्वेश्चन हो पाएगा। एटॉमिक नंबर पहले 30 एलिमेंट्स के याद होने चाहिए। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है पीरियोडिक टेबल, उसमें याद हो जाएंगे। अभी से कोशिश करो याद रहे। क्रोमियम तो वैसे भी एक्सेप्शन है, एटॉमिक नंबर 24। अब इसके अंदर m की वैल्यू +1 कब कब हो सकती है, देखो s के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, उसकी वैल्यू m इज इक्वल टू 0 होती है, करेक्ट। s में भी यही है। p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, है ना, p के अंदर 3 डिब्बे होते हैं, 3 ऑर्बिटल, और वैल्यूज क्या होती है m की, -1 0 और 1। तो +1 चांस है, p हो तो चांस है, s हो तो फिर तो चांस ही नहीं है, क्योंकि m की वैल्यू 1 तो हो ही नहीं सकती।
S में तो एक डिब्बा ही होता है और N की वैल्यू 0 होती है उसके लिए। P के लिए फिर पॉसिबल है +1 आए, S के लिए फिर से पॉसिबल नहीं है। D में कितने डिब्बे होते हैं? D में होते हैं 5 डिब्बे और M की वैल्यूज़ कहाँ से होती है? -2 से 2। ये 5 डिब्बे होते हैं D के, -2 -1 0 1 2। तो M की वैल्यू 1 है, हाँ D के अंदर भी है, ठीक है। तो हमने ये वाले केस अंडरलाइन कर दिए। यहाँ पे हमें वो इलेक्ट्रॉन मिल सकता है क्योंकि M = +1 वहाँ पे पॉसिबल है। तो इस P की बात करें अगर, 3 डिब्बे होंगे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, -1 0 1, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो फॉर श्योर एक की वैल्यू +½ होगी और दूसरे की -½ होगी, है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक की वैल्यू +½ होगी ही होगी और एक की वैल्यू -½ भी पक्का होगी ही होगी। तो इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया 2p6 में, ऐसे ही 3p6 में भी पूरा भरा हुआ है ये। इसका भी अगर हम P का इस तरह से लिखें तो पूरा भरा होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। और अब D की बात करते हैं, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5। इन 2 में तो वी आर श्योर कि इन ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन ज़रूर होंगे ही होंगे 2p6 में और 3p6 में, जिसकी वैल्यू M = +1 हो और S = +½ हो। लेकिन 3d5 में हम श्योर हैं कि एक ऑर्बिटल ऐसा होगा जिसमें M = 1 हो, लेकिन स्पिन +½ हो, वी कैनॉट बी श्योर। हो भी सकता है, ये हो सकता है क्लॉकवाइज हो सकता है ये एंटी क्लॉकवाइज हो। तो मतलब हो सकता है ये +½ हो या हो सकता है -½ हो। तो ये पूछ रहा है मिनिमम मैक्सिमम। मिनिमम कितने हो गए? 2 और मैक्सिमम कितने हो गए? 3। तो मैक्सिमम के लिए हमने इसको +½ मान लिया, मिनिमम के लिए हमने इसको -½ माना ताकि वहाँ पे जुड़े ना। तो मैक्सिमम कितने हैं? 3, मिनिमम 2। आंसर कितना आ गया? 2 and 3। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, क्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है हमें, उसके चारों क्वांटम नंबर्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्लोरीन का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी चारों क्वांटम नंबर्स लिखने हैं। तो इसके लिए भी हमें पता होना चाहिए क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 होते हैं, और उनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी भी आनी चाहिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में गया? 3p में गया। 1 2 3 4 5वां यहाँ गया होगा, करेक्ट। तो इसको हम -1 0 1 लिख सकते हैं। N L M और S। N कितना हुआ? 3। L कितना हुआ? 0। L कितना हुआ? L किस पे डिपेंड करेगा? P के ऊपर। P की वैल्यू क्या होती है? 1। न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिक्स में L की वैल्यू क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। M की वैल्यू यहाँ पे आया था 0, और स्पिन +½ भी हो सकता है, -½ भी हो सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस डिफरेंस पूछ रहा है, पढ़ो एक बार ध्यान से। रेशियो ऑफ रेडियस डिफरेंस बिटवीन 4th and 3rd ऑर्बिट ऑफ H एटम, ठीक है। तो हाइड्रोजन का 4th ऑर्बिट का रेडियस निकालो, 3rd का निकालो, उनका डिफरेंस ले लो, ठीक है। मतलब 4th और 3rd के रेडियस का डिफरेंस, और फिर उसके बाद लिथियम के भी 4th और 3rd ऑर्बिट का डिफरेंस ले लो
और उनकी रेशियो बतानी है कितनी होगी। तो फॉर्मूला क्या होता है रेडियस का, ये टिप्स पे होनी चाहिए तीनों चीज़ें। क्या क्या, एनर्जी, रेडियस और वेलोसिटी। रेडियस इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाय z, करेक्ट, एंगस्ट्रॉम। तो हाइड्रोजन के केस में z क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और फोर्थ का रेडियस क्या आएगा, 0.529 4 स्क्वायर, और इनका डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, -0.529 3 का स्क्वायर, करेक्ट। ये हो गया हाइड्रोजन का केस, हाइड्रोजन का केस हो गया है। z हमने क्या लिया, 1 लिया। लिथियम के केस में 0.529 4 स्क्वायर अपॉन, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3 होता है, 3 माइनस 0.529 3 स्क्वायर अपॉन 3, और हमें इनकी रेशियो लेनी है, तो मतलब ये न्यूमरेटर में हो और ये चीज़ डिनोमिनेटर में हो। करेक्ट, ये न्यूमरेटर है ये, और ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो 0.529 तो कट जाएगा न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी, समझ रहे हो। चलो इसको छोड़ो, यहाँ पे लिखता हूँ। ये लिथियम का केस में था, लिथियम का डिनोमिनेटर आया क्योंकि रेशियो पूछी हुई है, लिथियम डिनोमिनेटर में ले लिया, और हाइड्रोजन 0.529 4 स्क्वायर माइनस 0.529 3 स्क्वायर, ये न्यूमरेटर में ले लिया। पॉइंट 529 यहाँ से भी कॉमन है और यहाँ से भी कॉमन है, तो वो कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 3। तो यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं डिनोमिनेटर से, ये क्या बचेगा, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 1/3 कॉमन ले लिया, 4 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर। तो ये 3 ऊपर जाएगा, रेशियो क्या आ गई, 3:1। तो द रेशियो इज 3:1। सिर्फ एक ही फॉर्मूला हमें आना चाहिए था, और साथ में लिथियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 7, रेडिएशन कॉरस्पॉन्डिंग टू सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। ठीक है, बाल्मर देखते ही दिमाग में क्या आएगा, N1 = 2। लिथियम आयन की बात कर रहा है तो एटॉमिक नंबर हो जाएगा 3। ठीक है, मतलब एक ऐसी रेडिएशन आई जिसकी वेवलेंथ किसके इक्वल थी, सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। तो सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर का मतलब क्या है, N1 = 2 होगा और N2 क्या होगा। देखो, फर्स्ट लाइन का मतलब 3 से 2 में आया, और सेकेंड लाइन का मतलब है 4 से 2 में आया। तो जितनी इसकी एनर्जी थी, है ना, उसी की कॉरस्पॉन्डिंग रेडिएशन आई। उसने क्या किया, हाइड्रोजन एटम पे पड़ी। तो यानी जो इंसिडेंट रेडिएशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को नॉक किया है, नॉक्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन को नॉक किया है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। साथ में जो इंसिडेंट रेडिएशन आई है, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर पड़ी है, उसकी एनर्जी डायरेक्टली ना देके, उसकी एनर्जी डायरेक्टली भी लिख सकता था कि इतनी एनर्जी है उसकी एनर्जी डायरेक्टली ना देके इसने क्या बोला है कि उसकी एनर्जी किसके इक्वल है, जब एक बाल्मर सीरीज की ट्रांजिशन होती है, सेकेंड लाइन की उतनी एनर्जी है उसकी। और उसने क्या किया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम से, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम में हमें पता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है, हमें तो याद ही करनी है। याद करो, पहले 4 उसमें किसमें, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी याद होनी चाहिए। बोहर्स मॉडल में कितनी होती है, फर्स्ट में -13.6, सेकेंड में किससे डिवाइड कर, -3.2 3.4, राइट, थर्ड में -1.51 और फोर्थ में -0.81। तो यानी
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम में एनर्जी कितनी होगी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी हमें पता लग गई, क्योंकि हमें याद थी थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी होगी, -3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद किसी को नहीं हो तो इस फॉर्मूले से निकाल लो, -13.6 n स्क्वायर z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। n कितना होगा 2, तो 4 से डिवाइड होगा ये, n की वैल्यू 2 होगी, z की वैल्यू 1 क्योंकि हाइड्रोजन है, तो कितना हो गया -3.4, सॉरी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी आ गई हमारे पास -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब हमें निकालना है कि लिथियम में कितनी एनर्जी है। ठीक है, ये भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, एनर्जी डिफरेंस निकाल लो फोर्थ और सेकंड में, -13.6 z स्क्वेयर अपॉन 4, ये किस में एनर्जी है, सेकंड में, और फोर्थ में कितनी एनर्जी आएगी, -13.6 z स्क्वेयर अपॉन 16, करेक्ट। तो इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं, कितना आएगा, कॉमन क्या आ गया इसमें, -13.6 कॉमन आ गया अपॉन, और z कितना होगा लिथियम का 3, तो ये कितना हो गया 9। मैंने 13.6 और z स्क्वायर को कॉमन ले लिया। अब इनका डिफरेंस देखना है, अपॉन 4 भी ले लो, तो कितना हो गया 1 - 1/4, क्योंकि ये एज इट इज टर्म आ जाएगी और ये बन जाएगा। ठीक है, ये प्लस में ले लिया, ये माइनस में ले लिया, क्योंकि एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए हमें। तो कितनी एनर्जी हो गई, 13.6 इंटू 9/4 इंटू 3/4, करेक्ट। तो इतनी इंसिडेंट एनर्जी थी और निकालने के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी थी इतनी, तो जो बची वही काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसको निकाल लेते हैं, 3.4 इंटू 27/4, तो ये कितना हो गया 4 6 6.75 इंटू 3.4 -3.4 है ना, ये देख लो एक बार। फॉर्मूला क्या होता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस प्लस हाफ mv², और हाफ mv² की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंसिडेंट एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी, वही मैंने किया। ये इंसिडेंट एनर्जी थी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी थी। 3.4 कॉमन हो गया, 6.75 - 1, ये हो गया 3.4 इंटू 5.75। So the answer is your 19.55। Now एक चीज हमने अभी कवर नहीं की है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। सो लेट्स सपोज एक इलेक्ट्रॉन है और वो ट्रांजिशन कर रहा है ये n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। सपोज n इज इक्वल टू 6 से लेके n इक्वल टू 1 में कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व हो सकती हैं। मतलब बहुत सारे सपोज एटम्स पड़े हुए हैं और 6 से लेके 1 में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन हो सकती हैं, यानी कितने तरीके हो सकते हैं। देखो n इज इक्वल टू 6 से 5 पे आएगा तो कुछ एनर्जी ट्रांजिशन होगा, राइट, तो फिर कोई कलर दिखेगा स्पेक्ट्रम पे। 6 से 4 पे आएगा तब कोई कलर दिखेगा, 4 से 3 पे तो बहुत सारी कंडीशन बन जाएंगी। तो एक बार कोशिश करते हैं कितनी लाइंस बन सकती हैं, यानी कितने तरीके हैं।
6 से लेके 1 तक, ये एक तरीका है। यहाँ पे ट्रांजिशन हुआ अगर तो एक लाइन दिखेगी। ये एक तरीका है 2 3 4 5, करेक्ट, 5 तरीके हैं। फिर 5 से 4 पे आ सकता है, 6 7 8 9, ऐसे ही 10 11 12, फिर 13 14 और 15। कोई मिस तो नहीं हुई लाइन? हर एक से हर एक पे आ चुका है लाइन, है ना, मतलब 6 से हर एक पे आ चुका है, 5 से हर एक पे और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो कितनी लाइंस हुई हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये क्या होती हैं? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, जितनी पॉसिबल हो, मतलब 6 से लेके 1 पे इनमें से कोई भी लाइन आ सकती है। हर कोई यूनिक होगी। जो एनर्जी डिफरेंस 6 और 5 में होगा वो 5 और 4 में तो नहीं होगा, इसलिए हर लाइन भी यूनिक होगी, क्योंकि हर एनर्जी डिफरेंस भी यूनिक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? ऐसे करके नहीं देखना हर बार। इसका फॉर्मूला है n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, 6 माइनस 1 कितना हो गया? 5 इंटू 6 अपॉन 2, ये कितना आ गया? 15। तो अगर क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस when transition is made from n is equal to 11 to n2 is equal to 5, तो ऐसे बना के नहीं देखना है, सिर्फ समझाने के लिए था। डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है, इसको याद कर लो, लिख लो, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के नाम से। तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? 11 माइनस 5 इंटू 11 माइनस 5 प्लस 1 अपॉन 2, ये कितना हो गया? 6 इंटू 7 अपॉन 2, ये होगी 21 लाइन्स, करेक्ट। तो किन्हीं भी n1 इक्वल टू n1 और n2 दिया हो तो आराम से निकाल सकते हो अब तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। अब इसी क्वेश्चन में, अगर इसी क्वेश्चन में जो पहले वाला था 6 और 1 में, अगर ये दिया हुआ हो कि बाल्मर की लाइंस काउंट नहीं करनी है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जब n2 इक्वल टू 6 हो, n1 इज इक्वल टू 2 हो, बट कंडीशन क्या दी है? बाल्मर की लाइंस डू नॉट काउंट बाल्मर लाइंस। तब क्या करोगे? फॉर्मूला तो लगा लेंगे हम, ये 15 लाइंस आई थी, मगर बाल्मर की लाइन कब आई? जब n इक्वल टू 2 में कुछ भी गिरा, करेक्ट। तो कब गिरा? एक ये गिरा, 1 2 3 4, यानी टोटल लाइंस कितनी थी? 15 थी, उसमें से 4 हमें कंसिडर नहीं करनी है। तो कितना आंसर हो गया? 15 माइनस 4 इज इक्वल टू 11। तो फॉर्मूला तो यहाँ भी काम आया, अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो भी फॉर्मूले से ही करेंगे, लेकिन हमें डेरिवेशन भी चाहिए, तभी हम ये माइनस कर पाएंगे। 11 कितना हो गया आंसर? 11 हो गया।